तो आज हम वर्क एनर्जी पावर के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 40 kg इज ड्रैग्ड 8 मीटर ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन 10 सेकेंड with a constant velocity by a constant force of 20 Newton. Then find number 1 work done by the force and number 2 kinetic energy of the body. इसमें बोल रहा है कि एक बॉडी है जो रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी गई है और उस बॉडी का जो मास है ना वो है 40 kg है और उस बॉडी को 20 न्यूटन का फोर्स लगा करके खींचा जा रहा है फॉर 10 सेकेंड। और कितने मीटर तक खींचा गया? तो 8 मीटर तक खींचा गया। तो आपसे पूछ रहा है वर्क डन बाय द फोर्स एंड नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। चलिए नंबर 1 फाइंड करते हैं। फर्स्ट में क्या बोल रहा है? वर्क डन बाय द फोर्स। अब जानते हो वर्क डन W बराबर क्या होता है? F cos थीटा, यही तो होता है। जहाँ पर F फोर्स है, S इज द डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड W इज द वर्क डन। तो F कितना दिया रखा है? 20 न्यूटन, तो 20 रख देंगे इनटू, चलिए इनटू S कितना दे रखा है? 8 मीटर। बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचा जा रहा है तो 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर ले देंगे 8 मीटर इनटू cos थीटा। थीटा का वैल्यू क्या होगी? देखो ये है बॉडी जिसका मास है 40 kg और इसको 20 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है। तो जिधर फोर्स है ना उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगी, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगी। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब थीटा 0 डिग्री और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो यहाँ से आपको आ जाएगी वर्क डन बराबर 160 यूनिट, बोलो जूल। सारे यूनिट एसआई में है ना, तो वर्क का भी यूनिट एसआई में होगा, 160 जूल होगा। यस। नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया है। अब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv², जहाँ पर k काइनेटिक एनर्जी है, m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो चलिए हाफ मास ऑफ द बॉडी दे रखा है क्या? यस, 40 kg इंटू v ऑफ द वेलोसिटी दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है। ओ गड़बड़ हो गई क्या? अब कैसे निकालें इसको? कोई बात नहीं, वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। चलिए यहाँ पर फाइंड करते हैं वेलोसिटी को। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्या कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। और जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है ना, तो उसके लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं, S बराबर VT। जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसके लिए हम फार्मूला जो लिखते हैं ना वो होती है S बराबर V × T। ये हमने कई बार आपको बता रखा है, कई बार काइनेमेटिक्स के अंदर। S क्या है? डिस्टेंस है, V इज द वेलोसिटी एंड T इज द टाइम। ओके। अच्छा, बॉडी कितने मीटर तक खींची गई? 8 मीटर तक। डिस्टेंस हो जाएगी 8 इंटू V, ये तो फाइंड ही करनी है, इंटू T। बॉडी पर फोर्स कितनी देर के लिए लगाया जा रहा है? 10 सेकेंड के लिए। तो T की जगह पर रख दीजिए 10 सेकेंड। यहाँ से आपको V मिल जाएगी 8/10। यूनिट की बात करें मीटर पर सेकेंड। यस। अच्छा, इस V का वैल्यू को उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, हो जाएगा। हटाइए इस इक्वेशन नंबर 1 को, इस V का वैल्यू उठाइए और यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो आप mv², V की जगह पर 8 × 8/100, ठीक है। V² है ना, इसलिए 8 का स्क्वायर अपन में 10 का स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये जाएगा 2 बार में 8 8 जा 64 इंटू 2 128, ठीक है। अपन में 10 भी था ना, तो 12.8। अच्छा, यूनिट की बात करें तो कितना हो जाएगा? यूनिट की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी कैसा यूनिट? तो जूल। लीजिए आप भी आ गई आपके आंसर। इस बॉडी का वर्क डन हो जाएगा 160 जूल एंड काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12.8 जूल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए बॉब ऑफ मास 10 ग्राम एंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 100 सेंटीमीटर। हाउ मच द वर्क इज
डन इन मूविंग द पेंडुलम फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम, इस बॉब का मास दे रखा है इसने कितना, 10 ग्राम दे रखा है, और इस पेंडुलम का लेंथ दे रखा है इसने कितना, तो 100 सेंटीमीटर। इस पेंडुलम का लेंथ है 100 सेंटीमीटर और इस बॉब का लेंथ है 10 ग्राम। कह रहा है इस पेंडुलम को ऐसे खींच कर करके, अभी वर्टिकल डायरेक्शन में है ना, ये पेंडुलम क्या है, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसको ऐसे खींच करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर दिया जा रहा है। ठीक है, इसको वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर दिया जा रहा है। तो पेंडुलम कहाँ पर आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। पहले था वर्टिकल पोजीशन में, इसको कैसे कर दिया जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। कह रहा बताइए इस पेंडुलम को वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक लाने में कितनी वर्क डन करनी पड़ेगी। बस यही क्वेश्चन है, आपको इस पेंडुलम को वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेकर जाना है, और वर्टिकल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले जाने में जितनी वर्क डन होगी ना, वही आपको फाइंड करनी है। तो चलिए अब जानते हैं वर्क डन बराबर क्या होता है, mgh। ठीक है ना, जब किसी बॉडी को किसी हाइट तक उठाया जाता है ना, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, जब इस बॉब को उठाएंगे ना, ऐसे उठाएंगे तो आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करनी पड़ेगी। आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बॉडी पर नीचे की तरफ mg फोर्स लग रही है ना, लग रही है, और आपको इस बॉब को ऊपर उठाना है तो इस फोर्स के अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा। ओके, और हमने आपको बताया है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क डन होती है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। ये हमने आपको बताया है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क डन लगती है वो कितनी होती है, mgh होती है। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है, mgh होती है। m is the mass of the body, g is the acceleration due to gravity and h is the height। मास ऑफ द बॉडी कितना है, 10 ग्राम। इसको आप क्या करें कि केजी में चेंज कर दीजिए, एसआई में। ठीक है, और जी का वैल्यू क्या है, 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच। हाइट कितना दे रखा है इसने, 100 सेंटीमीटर। हाइट कितना दे रखा है इसने, 100 सेंटीमीटर, जिसको आपको मीटर में चेंज कर देनी है। सारे यूनिट को हमने ऐसा मिल गया है। देखो m इज द मास, जो कि 10 ग्राम दे रखा है, तो 10 ग्राम को हमने केजी में चेंज कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया, इंटू जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मत रख देना, गलत हो सकती है। कैसे गलत हो जाएगी, क्योंकि यदि तुम 10 रखोगे ना, और जो तुम्हारी आंसर आएगी वो ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 जब लेना है जब वो क्वेश्चन में डिस्कस करें। यस, आप जी का वैल्यू 10 लेंगे, अदरवाइज आप जी का वैल्यू 9.8 ही लेंगे। इंटू एच इज द हाइट। अच्छा, हाइट को हमने 100 कैसे लिया, देखो बॉब को यहाँ से यहाँ लाया जा रहा है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाया जा रहा है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ हाइट कितनी होगी, ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी होगी, इस लाइन से बॉब की हाइट कितनी होगी, जितनी इस पेंडुलम का लेंथ होगी, यही तो हाइट होगी। ये वाला हाइट कितनी होगी, जितनी इस पेंडुलम का लेंथ होगी। ये वाला हाइट कितनी होगी, जितनी इस पेंडुलम का लेंथ होगी। तो लेंथ कितनी है, तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में चेंज कर दिया है। चलिए अब काट कुट कीजिए, जो कटेगा उसको हटा दीजिए, और इसको आप सॉल्व करेंगे ना, कितना आएगा, 0.098, यही आएगा आपका। और बात करिए यूनिट की, क्या हो जाएगी, सारे यूनिट अपने एसआई में लेके चला है, तो इसका भी यूनिट एसआई में होगा, और वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। तो कितना निकल के आया, 0.098 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ बॉक्स ऑफ मास 20 kg मूव्स ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस with a constant velocity. If the box has moved by a distance of 4 meter, then calculate the work done by the box. बॉक्स के द्वारा वर्क डन निकालना है। कह रहा है क्या इस क्वेश्चन में कि एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स का मास दे रखा है क्या, ये बॉक्स 20 kg, ठीक है, इस बॉक्स का मास कितना दे रखा है इसने, 20 kg।
और ये जो बॉक्स है ना एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी गई है। कहाँ रखी गई है? स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी गई है। कह रहा है ये बॉक्स टोटल 4 मीटर तक मूव करता है। कितना मीटर तक मूव करता है? 4 मीटर तक मूव करता है। कह रहा है बताइए इस बॉक्स के द्वारा 4 मीटर तक मूव करने में कितनी वर्क डन हुई होगी। ओके, अच्छा मान लो कोई बॉडी है जो किसी सरफेस पर रखी गई है और ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। तो जब हम इस बॉडी को खींचते हैं ना तो इसके आप इधर फोर्स लगाएंगे ना खींचने के लिए, तो इधर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स एराइज हो जाएगा क्योंकि ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है। और इसी फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करनी पड़ती है टू मूव दिस बॉडी। जैसे ही आप इस बॉडी पर इधर की तरफ एक फोर्स लगाते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स एराइज हो जाती है और इस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट ही आपको वर्क करनी पड़ती है टू मूव दिस बॉडी। और इस केस में देखो, इस केस में ये बॉडी स्मूथ सरफेस पर रखी गई है। तो जब ये बॉडी इधर मूव करेगी ना राइट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट डायरेक्शन में तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं। लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स तो जीरो है क्योंकि स्मूथ सरफेस पर रखी गई है। और इस बॉडी को राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए तभी वर्क करना पड़ेगा जब इसके अगेंस्ट एक फ्रिक्शनल फोर्स लगे। उस फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट ही वर्क करना पड़ता था हमको इस बॉडी को मूव करने के लिए। और यहाँ तो फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं क्योंकि बॉडी स्मूथ सरफेस पर रखी गई है। स्मूथ सरफेस मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो। तो जैसे ये बॉडी राइट डायरेक्शन में मूव करना चाहती है ना, पीछे की तरफ अपोज करने के लिए इसके पास कोई फोर्स ही नहीं है। पीछे की तरफ जो फोर्स अपोज करती है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, वो जीरो है। और वर्क डन बराबर क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है ना। यहाँ पर फोर्स ही जीरो हो गई। देखो फ्रिक्शनल फोर्स ही जीरो हो गई, जिसके अगेंस्ट हमको वर्क करना था। हमको फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट ही वर्क करना था टू मूव दिस बॉक्स। और ये फ्रिक्शनल फोर्स ही जीरो हो गई क्योंकि ये बॉडी स्मूथ सरफेस पर रखी गई है। तो फोर्स ही जीरो हो गई तो वर्क डन क्या हो जाएगी? वर्क डन भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मतलब इस बॉक्स को 4 मीटर तक मूव करना हो या फिर 40 किलोमीटर तक मूव करना हो, यदि बॉक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी गई है ना तो इसको मूव करने में चाहे जितना देरी तक मूव करे, इसको वर्क डन कितना करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा, ठीक है, इस सरफेस पर। अब ऐसा नहीं कि इस बॉक्स को ऊपर उठाने लगा, ऊपर उठाने में वर्क करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाने लगेंगे ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए चाहे राइट डायरेक्शन में चाहे लेफ्ट डायरेक्शन में किधर भी मूव करो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस बॉक्स के द्वारा जो वर्क डन होगी ना वो जीरो होगी क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ही जीरो है। जब फोर्स ही जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 15 kg इज टू बी मूव ऑन ए इंक्लाइन प्लेन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर फ्रॉम द बॉटम। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री देन कैलकुलेट द वर्क डन। इसमें कह रहा है एक बॉडी है जो एक इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है। ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन, इस पर एक बॉडी रखी गई है। ओके, दीजिए रख दीजिए बॉडी। और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। ओके, कह रहा है बॉडी मूव कर रही है और डिस्टेंस 9 मीटर फ्रॉम द बॉटम, मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसने हाइट दे रखा है कितना? 9 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना दे रखा है? तो 9 मीटर दे रखा है। और बॉडी स्वाभाविक सी बात है इंक्लिनेशन पर रखी गई है तो इधर की तरफ डाउनफॉल करेगी, बॉडी क्या करेगी? नीचे की तरफ गिरेगी। ओके, चलिए तो बॉडी इधर तरफ गिरेगी, क्लियर हो गया, क्योंकि इंक्लाइन पर रखी गई है ना तो बॉडी इधर ही गिरेगी। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन आपको न्यूटन्स लॉ में भी मिला था, एनएलएम में, फिक्शन में भी मिला था। ओके, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको वहाँ बताया था कि सबसे पहले जो काम करना ना, अच्छा क्वेश्चन समझ गए ना, एक बॉडी है जो इंक्लाइन प्लेन पर रखी गई है। ओके, और इसकी हाइट दे रखी है 9 मीटर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है 30 डिग्री, और बॉडी क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पर रखी गई है तो इधर ही गिरेगी। ओके, आपको वर्क डन निकालनी है, ठीक है, वर्क डन निकालते हैं।
इस तरह को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो काम करनी है, जो मैं फ्यूशन में बताया था, जो मैं एनएलएम में बताया हूँ, सबसे पहली जो काम करनी है ना, आपको क्या करनी है, इसके इंक्लिनेशन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देनी है। लीजिए हमने ड्रॉ कर दिया। इस इंक्लिनेशन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देनी है। ये परपेंडिकुलर हमने कहाँ पर ड्रॉ किया है, तो इस इंक्लिनेशन पर ड्रॉ किया है। अब क्या करनी है, दूसरी काम, पहला काम तो तूने कर दिया कि इसके इंक्लिनेशन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देनी है, जो हमने कर दिया। लीजिए ये वाला किस पर किया है, इस इंक्लिनेशन पर। दूसरा काम क्या करनी है कि चाहे बॉडी जिस भी पोजीशन में रखी गई हो, उस पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी ना, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी। बस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दीजिए। लीजिए लग गई फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, ये जो एंगल होगा ना, वही एंगल ये भी होगा। यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। बस तीन ही काम करना है, आपका क्वेश्चन बन गया। चौथा काम क्या करना है, चौथा काम आपको कंपोनेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्योंकि इसके साथ एंगल बन रही है ना, इसके साथ एंगल थीटा बन रही है, तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, जिसके साथ एंगल बनती है उसके साथ cos कंपोनेंट आता है। और एक बार इधर कंपोनेंट लेंगे और एक बार इधर कंपोनेंट लेंगे। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, इस mg cos थीटा के परपेंडिकुलर जो क्या होगी, ये होगी ना, इस इंक्लिनेशन के पैरेलल। इस mg cos थीटा का परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इस इंक्लिनेशन के पैरेलल होगा। तो दूसरा जो कंपोनेंट होगी वो होगी mg sin थीटा। चार बातें तुमको करनी, तुम्हारी क्वेश्चन बन गई, आसान है। क्या क्या किया हमने, पहले सबसे इस इंक्लिनेशन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। दूसरा, बॉडी चाहे जिस भी पोजीशन में रखी गई हो, उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेंगे, हमने लगा दिया वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ठीक है। तीसरा, ये जो एंगल होगा ना, वही एंगल ये होगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा। तीसरा काम। चौथा काम क्या करनी है, इस mg का कंपोनेंट लेना है, क्योंकि ये mg इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, इसलिए इसके साथ जो कंपोनेंट होगा वो होगा कॉस कंपोनेंट, और ये हो जाएगा mg cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा, एक इधर लिया तो एक इधर लेगा ना, और इधर कहाँ तक लेना है, जो लाइन इस mg cos थीटा का परपेंडिकुलर होगा। तो इस mg cos थीटा का परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, तो इस इंक्लिनेशन के परपेंडिकुलर पैरेलल होगी। इस mg cos थीटा के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, तो इस इंक्लिनेशन के पैरेलल होगी, क्योंकि ये mg cos थीटा इसी इंक्लिनेशन के परपेंडिकुलर है। तो यदि आपको इस mg cos थीटा के परपेंडिकुलर कोई लाइन लेनी है ना, तो आप इस इंक्लिनेशन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये वाला हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। चार ही काम करनी है, आपके क्वेश्चन बन गए। चलो अब निकालते हैं। अच्छा, इस बॉडी पर बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रही है, एक ही फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दूसरी तो कोई फोर्स नहीं लग रही है ना, और उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण ही वर्क डन आपको निकालनी है। हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण वर्क डन कितनी होती है, हमने पढ़ा है mgh, W बराबर कितना होती है mgh, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन होती है। अच्छा, m तो दिया हुआ है कितना 15 kg, g इज द 9.8, और h दे रखा है कितना 9 मीटर। वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, और आपकी आंसर आ जाएगी, आपकी आंसर आ जाएगी ना। और आपकी जो भी आंसर होगी ना वो गलत हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करना, तुम्हारी जो भी आंसर आएगी वो गलत हो जाएगी। कैसे गलत हो गई, फॉर्मूला तो वही होता है mgh, यस फॉर्मूला तो वही होता है mgh। मिस्टेक क्या हो रही है, देखो इस बॉडी को जो नीचे की तरफ मूव करा रही है ना, वो mg नहीं मूव करा रही है, इस mg का कंपोनेंट मूव करा रहा है। इस mg का कंपोनेंट mg sin थीटा मूव करा रहा है। बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं गिर रही है, बॉडी इस इंक्लिनेशन पर मूव कर रही है। बॉडी जब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरती ना, तब ये तुम फॉर्मूला लगाता है mgh, जब बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरती। लेकिन बॉडी तो इस इंक्लिनेशन पे मूव कर रही है ना, और इस बॉडी को इस इंक्लिनेशन पर इस बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल mg नहीं है, इस mg का कंपोनेंट है, कौन सा है mg sin थीटा। ध्यान देना इस बात को, इस बॉडी को इस इंक्लिनेशन को जो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करा रही है वो mg नहीं बल्कि mg sin थीटा मूव करा रही है। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगी, mg नहीं बल्कि mg sin थीटा हो जाएगी। mg क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और इस बॉडी को mg नहीं मूव करा रहा है, mg sin थीटा मूव करा रहा है, क्योंकि बॉडी एक इंक्लाइन प्लेन पर रखी गई है।
समझ में आ गई? तो यहाँ पर mg नहीं होगा, क्या होगा फॉर्मूला में, mg साइन थीटा होगा। इस mg का कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। mg कब लेना है, जब बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरती है, जबकि यहाँ पर बॉडी इस इंक्लिनेशन पर मूव कर रही है। इंटू एच तो है ही, इंटू एच तो रहेगा ही, mg साइन थीटा इंटू एच। यस, अब वैल्यू पुट करो, अब तुम्हारी आंसर आ जाएगी। मास दिया है 15 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ही लेना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है इसके बारे में। साइन थीटा, थीटा यहाँ पर क्या होगा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना √3/2 नहीं 1/2 इंटू एच। एच क्या हो जाएगी, ये वाला हाइट हो जाएगी 9 मीटर। इसको सॉल्व करें, 15 को 9 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये 135 आएगा ना। और ये तो 2 बार सॉरी ये 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.9 हो जाएगा इंटू 4.9। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा 661.5। यूनिट की बात करें तो सारे यूनिट जूल में है। आपने क्या निकाला, वर्क डन निकाला, और वर्क डन का एसआई यूनिट, सॉरी यूनिट की बात करें तो सारे यूनिट एसआई में है। सारे यूनिट क्या है, एसआई में है। आपने क्या फाइंड किया 661.5 क्या फाइंड किया, वर्क डन फाइंड किया, और वर्क डन का एसआई यूनिट जूल होता है, क्योंकि सारे यूनिट एसआई में है, इसका भी यूनिट हम जूल में लेंगे। तो लीजिए वर्क डन निकल गई, कितनी आई 661.5 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 40% देन व्हाट वुड बी द परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। कह रहा है एक बॉडी है जिसकी मोमेंटम को 40% तक बढ़ा दी जा रही है, और पूछ रहा है कि बताइए उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी % बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमें तो सबसे पहले मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच की रिलेशन फाइंड करनी पड़ेगी। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv², जहाँ पर m इज द मास, v इज द वेलोसिटी। और आपको क्या फाइंड करनी है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, क्योंकि क्वेश्चन में मोमेंटम देख करके काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। कह रहा है मोमेंटम यदि 40% बढ़ गई तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना % बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन में मोमेंटम देख करके काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, और आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। यहाँ पर दूर दूर तक कोई मोमेंटम है ही नहीं, तो आपको सबसे पहले एक रिलेशन फाइंड करनी पड़ेगी इन बिटवीन द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। यस, अब जानते हो मोमेंटम बराबर क्या होता है m इंटू v। क्या करेंगे हम कि इस इक्वेशन में ऊपर नीचे मास m से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, हाफ m² v² अपॉन m। इक्वेशन ये बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी बराबर, यहाँ से तुम लिखोगे काइनेटिक एनर्जी बराबर, देखो मोमेंटम बराबर क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम p बराबर होती है मास इंटू वेलोसिटी, ये तुमने पढ़ लिया होगा। मोमेंटम p बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर क्या है m² इंटू v², तो क्या लिख देंगे p², ये भी मास इंटू वेलोसिटी है, बस यहाँ पर m² v² है, यहाँ पर m इंटू v था तो p, यहाँ पर m² v² है तो p², ठीक है। यहाँ p क्या मोमेंटम है, अपॉन में 2m तो रहेगा ही। यस, यहाँ पर तुमको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन मिल गई। यहाँ पर k क्या है काइनेटिक एनर्जी, p इज द मोमेंटम, m इज द मास। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन मिल गई। देखो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p², क्योंकि 2 तो कांस्टेंट, m इज द कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, क्योंकि सेम ही बॉडी के लिए पूछा जा रहा है ना। जब बॉडी चेंज नहीं होगी तो मास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। डिफरेंट बॉडी के लिए मास डिफरेंट हो गए, यहाँ तो सेम बॉडी के लिए बात की जा रही है, सेम बॉडी का मास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो मास कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, इसलिए काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। इसलिए हम लिख सकते हैं k1 अपन में k2 इज इक्वल टू p1² अपन में p2², जहाँ k1 k2 क्या है काइनेटिक एनर्जी है, k1 k2 क्या है काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा, k1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, k2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, p1 इनिशियल मोमेंटम है, p2 फाइनल मोमेंटम है। चलो हमने मान लिया k1 क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ना, k1 इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हमने मान लिया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो k है, तो k1 की जगह हम k लिख देंगे। हमने मान लिया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है, तो k1 की जगह पर k लिख देंगे, और k2 तो फाइंड ही करनी है, इज इक्वल टू p1। देखो
कह रहा है क्वेश्चन में कि मोमेंटम पी क्या है, मोमेंटम है ना, और क्वेश्चन बोल रहा है कि मोमेंटम 40% बढ़ जा रही है। तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम मान लेते हैं ना P1 इज द इनिशियल मोमेंटम। हम अपने सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कितना है, 100 है। बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो 100 है। हमने मान लिया अपने सिंप्लिसिटी के लिए। तो अच्छा P1 इज द इनिशियल मोमेंटम जो हमने 100 मान लिया, और P2 इज द फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगी, इस इनिशियल मोमेंटम का 40% ज़्यादा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि मोमेंटम को 40% बढ़ा दी जा रही है, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगी, इस इनिशियल मोमेंटम से 40% ज़्यादा होगी। यदि इनिशियल मोमेंटम 100 है तो फाइनल मोमेंटम 140 हो जाएगी, ठीक है ना। 100 प्लस 100 का 40%, ठीक है, 40% जो कितना हो जाएगी, 140 हो जाएगी। इसलिए हमने 100 मान लिया था। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ा सा, और स्क्वायर कर दीजिए। समझ रहे हैं इस बात को। देखियो P1 इज द इनिशियल मोमेंटम जो हमने 100 मान लिया, P2 इज द फाइनल मोमेंटम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। P2 यदि P1 100 है तो P2 140 हो जाएगी। बस इसको सॉल्व कीजिए इस इक्वेशन को। लिखेंगे कि अच्छा इस 0 से ये 0 चला जाएगा, ठीक है। तो K अपॉन में K2 इजिकल टू 10 अपॉन में 14 के स्क्वायर। यहाँ से तुम K2 बराबर लिखोगे 14 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगी, 14 के स्क्वायर करोगे तो 196 आएगी। 196 के अपॉन में 100, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करना तुम। K2 बराबर आएगी 196 के अपॉन में 100। 14 का स्क्वायर 196, 10 का स्क्वायर 100, और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो यहाँ से तुमको K2 बराबर क्या मिल जाएगी, 1.96 के। K2 बराबर कितना आया, 1.96 के आया। आपको परसेंट इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकलना है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूँ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी, K2 माइनस K1, K2 माइनस K1। K2 कितना आया 1.96, 1.96 के माइनस K1 कितना है, हमने शुरू में मान लिया कि क्या है, K1 क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कितना है K है, हमने शुरू में ही मान लिया था। ये कितना आ जाएगी 0.96 के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया, 0.96 के आया, ठीक है ना। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया। हमको निकालनी है परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कितना होगा, कितना होगा अब जानते हो, चेंज अपॉन में ओरिजिनल। परसेंट का तो यही निकालने का तरीका है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। अच्छा इधर मैं निकाल दे रहा हूँ, चलो इधर देखो। परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ ना मैं, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा चेंज अपॉन में ओरिजिनल इंटू 100। यही तो परसेंट निकालने का मेथड होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। अच्छा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया, तो 0.96 आया, 0.96 के आया, ठीक है। अपॉन में ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कितना था, हमने के मान लिया था, देखो हमने के मान लिया था, अपॉन में के इंटू 100। 100 के से के चला जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 96%। मतलब यदि आप मोमेंटम में 40% का इंक्रीज करेंगे ना, तो उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी 96% तक बढ़ जाती है। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।